स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जेई मेन 2022 में 25 जुलाई को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1, उसका सॉल्यूशन है मैथ्स सेक्शन का, ठीक है। तो सवाल देखो, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस सच दैट डोमेन में 4 एलिमेंट दिया है, कोड डोमेन में 6 एलिमेंट दिया है, सच दैट F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3, ठीक है। बेसिकली F1 प्लस F2 इन्होंने F3 के बराबर दे रखा है। तो आपको इसमें वो बनाना पड़ेगा केस डिफरेंट डिफरेंट कि कैसे हम F1 और F2 को जोड़ें तो F3 आए। तो केस 1 कि F3 मान लो 1 हो गया, 1 हो गया अगर F3, तो क्या तुम F1 F2 को इस तरीके से सेट कर सकते हो क्या कि सम 1 आ जाए? नहीं कर सकते, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो F3 जब 2 हुआ तो आप देखो तब F1 कॉमा F2 क्या क्या हो सकता है? 1 कॉमा 1 हो सकता है, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, F3 अगर 3 हो गया तब क्या होगा? F1 F2, तो आप देखो 1 2 2 1, और तो कोई केस नहीं है। F3 अगर 4 हो गया तब 4 के केस में 1 3 3 1, ठीक है, 2 2, और तो कोई केस नहीं है। 5 में कितना होगा? 1 4 4 1 2 3 3 2, ठीक है। अच्छा, अगर F3 6 हो गया तब 1 5, ठीक है, 5 1, और 2 4 4 2 3 3, ठीक है। और केस तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई, ठीक है। तो तुम देखो हमने कितने तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तरीकों से हमने F1 F2 और F3 को सेट कर दिया। लेकिन तुम देखो हर एक केस में F4 कितने तरीके से मैप, मतलब 4 कितने तरीके से मैप हो सकता है? 6 तरीकों से हो सकता है ना। मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 इधर था, और 1 2 3 4 5 6 इधर था। तो 1 को तुमने मैप करा दिया कहीं, 2 को भी मैप करा दिया कहीं, 3 को भी मैप करा दिया। तो 4 के पास तो 6 ऑप्शन है ना, वो तो किसी के साथ भी मैप हो सकता है। तो हर एक एक कंडीशन में आपके पास F4, मतलब 4 के पास 4 तरीके मैप होने के, 4 नहीं 6 सॉरी। तो जो 15 केस है ना, जो 15 तरीके जो हैं जिससे हमने F1 F2 F3 को मैप किया, F4 को ना आप हर एक इंडिविजुअल केस में 6 तरीके से मैप कर सकते हो। तो टोटल आपके पास 90 के, मतलब 90 तरीके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा है रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 है ना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर किताब में मिल जाएगा। आप क्या करो, एक तो ये जीपी है, तो बेसिकली इसको आप ऐसा लिख सकते हो, या दूसरा तरीका कि आप दोनों साइड x-1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये जो एक्सपेंशन है वो इसमें रेड्यूस हो जाएगा। ये x का पावर 5-1 का एक्सपेंशन है ये, ठीक है। अब आप देखो इसके क्या क्या रूट है। इसका एक रूट 1 है, एक रूट अल्फ़ा है, एक रूट बीटा है, एक रूट गामा है, एक रूट डेल्टा है ना। अच्छा, तो अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा का पावर 5 1 होगा, इसका मतलब अल्फ़ा का पावर 2020 भी 1 होगा। बीटा का पावर 5 भी 1 है, तो बीटा का पावर 2020 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा का पावर 2021 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा का पावर 2020 इंटू अल्फ़ा, अब क्योंकि ये 1 है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने लिखा है, ये बेसिकली क्या लिखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ही तो लिखा है ना। ये हमें फाइंड करना है। ये कैसे आ जाएगा देखो, क्योंकि ये इक्वेशन के रूट 1 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, तो जब तुम सम करोगे सम ऑफ रूट्स तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो क्यों आ जाएगा? क्योंकि x का पावर 4 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
प्लस डेल्टा आपके पास -1 आ जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हो, जैसे जो पेरेंट इक्वेशन है x का पावर 4 ये सब, इसके क्या रूट है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो इसमें ही अगर तुम वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाओगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, -b/, जो इस केस में -1 है। तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो b आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आसान सवाल था ये। ठीक है, ईजी था, बन जाना चाहिए। ठीक है, तो नोट करो इसको, अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। n जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, Sn दे रखा है, Sn सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z। ठीक है, सच दैट वो एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये देखो एक सर्कल का इक्वेशन है ना, बेसिक, और Tn भी सेम सर्कल का इक्वेशन है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कि Sn जो है, Sn और Tn का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आ जाएगा, मतलब कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा। मतलब दो सर्कल है ना, उनका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, दो सर्कल्स का। ठीक है, इसका मतलब या तो दोनों सर्कल ऐसे रहे होंगे या दोनों सर्कल ऐसे रहे होंगे। ठीक है, ये C1 मान लो सेंटर 1, ये सेंटर 2 और ये। ठीक है, जो पहला केस है इसमें क्या कंडीशन होता है कि C1 C2 जो ये लेंथ है C1 C2 ये बड़ा होता है R1 प्लस R2 से, और इस कंडीशन में C1 C2 लेस होता है R1 माइनस R2 के मॉड से। ठीक है, गिवन दैट R1 R2 क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस। ठीक है, तो मैं केस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, केस 1 जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। ठीक है, तो देखो C1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -2 है। ठीक है, और C2 का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -3 है। C1 C2 कितना आ जाएगा, 3 - 2 1, और यहाँ से भी 1, √2 आ गया। दिस शुड बी ग्रेटर देन n/4 प्लस 1/n, है ना। R1 n/4 है, यही तो रेडियस होता है। ठीक है, अब तुम देखो n नेचुरल नंबर है तो आप रखते जाओ इसमें वैल्यूज़। तो n को मैंने 1 रखा तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। n2 रखा मैंने, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। n3 रखा, 3 रखोगे तो 3/4 0.75 प्लस 1/3, ये भी फॉलो हो रहा है। n4 रखा मैंने, ये भी फॉलो हो रहा है। n5 अगर मैं रख दिया तो n5 पे 1.25 प्लस 0.2 हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा, जो कि √2 से बड़ा होता है। तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही n को अगर मैं 6 रख दूंगा तो 6 रख दूंगा तो ये तो खुद में ही 1.5 बन गया। ठीक है, तो 5 और 6 नहीं आएंगे, और आप बढ़ाओगे नंबर्स तो डेफिनेटली वो √2 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि n की मुझे 4 वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से तुम मुझे 4 वैल्यू मिल गया। और अब मैं केस 2 ले लेता हूँ। ठीक है, केस 2 क्या था कि C1 C2 जो कि √2 है वो छोटा होना चाहिए इससे। R1 क्या है, n/4 माइनस 1/n के मॉड से। अब तुम देखो यहाँ से ना इनफाइनाइट n पॉसिबल है। क्योंकि तुम खुद पुट करके देख लो ना, इसमें 100 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 200 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 300 सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से इनफाइनाइट n मिल गए। तो बेसिकली इसका आंसर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट वो इनफाइनाइट होना चाहिए था, लेकिन एनटी वालों ने चार आंसर दिया था, जो कि ऑब्वियसली गलत है। बोनस हो गया था ये बाद में। मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ केस 1 ही कंसिडर किया था क्वेश्चन पेपर, जो भी सेट किया होगा, जिसने भी, उसने सिर्फ केस 1 लिया होगा, इसके बारे में वो अवेयर नहीं होगा। ठीक है, तो यही उसने गलती कर दी। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ थीटा इन 0 to 4π फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, d0 हो जाए गिवन दैट सच दैट d1 या d2 या d3 में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन ज़ीरो। सही है। अच्छा, इसमें भी ना आ जाता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें तो
इसका ख्याल रखिए, है ना। हालांकि हम अभी D1 निकालते हैं क्या आता है ना। तो मैं D1 पहले लिख लेता हूँ। D1 क्या है, -146, ठीक है, -147 ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो कितना आ जाएगा इसका, 3 आएगा ना, यहाँ 3 गलत लिख दिया था, यहाँ 3 आएगा, 137। तो आप इसमें कुछ ऑपरेशन, R1 को एक काम करो, R1 + 2R2 - R3 कर दो, ठीक है। हाँ, तो इससे होगा क्या, यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा, ये 437793 बन जाएगा, ये बन जाएगा -1, ठीक है। तो अब देखो ये नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, नॉन ज़ीरो आएगा ये, तो ये तो हो गया। मतलब अब हमें D को 0 करना है, ठीक है। तो अभी D को 0 करते हैं, तो D मैं लिख लेता हूँ। D आ गया 3 sin 3 थीटा -1143773 cos 2 थीटा 6। अगेन वही ऑपरेशन कर देते हैं इसमें, गोज़ टू R1 + 2R2 - R3। तो इससे होगा क्या, ये 3 sin 3 थीटा, ठीक है, +6 cos 2 थीटा -6 बना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता नीचे क्या एंट्रीज है, यहाँ पे 4377। अब इस डिटर्मिनेंट को 0 करना है, 0 करना है बेसिकली इसको 0 कर दो, है ना। तो इसको अगर आप 0 कर दोगे तो आपको बेसिकली क्या करना है, 3 sin 3 थीटा +6 cos 2 थीटा -6, इसको 0 करना है। तो इसमें साइन थीटा को ना मैं y लिख देता हूँ, तो आ जाएगा 3y - 4y3, है ना। और वहाँ जाके 6 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3y - 4y3 = 4y²। एक तो यहाँ से आ गया y = 0, दूसरा रूट कैसे आएगा, y = 0, अब y काट दो हर तरफ से, तो 4y² + 4y - 3 = 0। इसका क्या क्या रूट है, 1 नहीं है, हाफ, हाँ हाफ इसका रूट है। तो y = हाफ अगर इसका रूट है तो दूसरा रूट -3/2 हो जाएगा, ठीक है। y बेसिकली क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा एक तो 0 आया और एक हाफ आया और एक -3/2 आया जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा 0, 0 to 4π में साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ होगा, पाई 2π 3π, और हाफ कितने बार होगा, तुम देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तो यहाँ पे होता है 30 डिग्री पे और एक यहाँ पे होता है ये 30 डिग्री पे। तो जब 0 से 2π जा रहे हो तो 2 बार मिल रहा है सॉल्यूशन, और जब एक और रेवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब 2π से 4π जाओगे तो फिर 2 बार मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से ना आपके पास 4 सॉल्यूशन आएंगे और यहाँ से आपके पास 3 सॉल्यूशन आए हैं। तो कितने थीटा मिल गए, 7 थीटा मिल गए हमें, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। और ये भी काफ़ी आसान सवाल है ना, लेंदी हो सकता है अगर ये स्ट्राइक ना करे, ठीक है, बाकी है तो आसान, ठीक है। नोट करो इसको, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये दे रखा है, = 0, देन अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है। ठीक, काफ़ी तरीके हैं इसके करने के, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे मैंने किया था। तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक तरीका कि आप रैशनलाइज कर दो इसको, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका, n को कई लोग 1/t रख देते हैं और t को 0 टेंड करा देते हैं,
है ना, 0 पॉजिटिव ऑफ कोर्स। तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो तुम अगर इस पे गौर करो, सिर्फ इस पे, तो तुम देखो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिर्फ इतने पार्ट को देखो तो ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसमें से -1 हटा भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो अगर मैं इसमें 1/4 ऐड कर दूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि लिमिट, ये दोनों लिमिट सेम है, क्योंकि एक का घटाना या 1/4 का जोड़ना इस पे ज़्यादा फर्क नहीं लाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो आप, ठीक है। तो इसको अगर तुम इससे रिप्लेस कर दिए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, ये एक वो बन जाएगा, स्क्वायर बन गया ना, n-12 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो इसको n-12 लिखा जा सकता है, प्लस n अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपको 0 दे रखा है, तो 0 दे रखा है तो अभी n का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा -12, ये 0 दे रखा है। तो अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर गया तो ये पूरा क्वांटिटी इन्फिनिटी को चला जाएगा, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। वो कैसे नहीं होगा, वो तब नहीं होगा जब अल्फ़ा -1 हो जाए, ये फैक्टर हट जाए। 0 लाना है तो बीटा को हाफ कर दो, है ना। तो 8 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास बेसिकली -4 आ जाएगा, है ना। तो -4 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडरेट सवाल था, मॉडरेट इन द सेंस ये स्ट्राइक कर गया फिर तो बहुत आसान है। और देखा जाए तो रैशनलाइज अगर करोगे तो उससे भी हो जाएगा, थोड़ा उसमें भी सोचना पड़ेगा। मॉडरेट में इसको रख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन है, इन द इंटरवल दिस इज एफ ऑफ अल्फ़ा, देन अल्फ़ा का हमें बताना है रेंज, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू ई का पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स दे रखा रहता है, तो y डैश क्या होता है, y डैश ये होता है ना, जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना। इंटीग्रेशन में काफ़ी किया होगा, है ना, तो ये याद है तो ठीक है, वरना चेन रूल सिंपल लगा लो, यही आएगा, ठीक है। तो y डैश ये होता है, तो यही चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ इसका। तो एफ डैश एक्स मैंने निकाला, तो ई का पावर ये बड़ा सा कुछ आया, ठीक है, अंदर जी डैश 2 ऑफ x -1 आ गया, है ना, 2x-2 आया, प्लस x² - 2x + 7, एफ डैश निकाल लो, तो 12x² - 24x - 180, ठीक है। अच्छा, तो ई का पावर ये 2 बाहर ले लिया मैं, तो ये x -1 हो गया, प्लस इसको लिख लो, एक काम करो इस फैशन में, और यहाँ से 12 बाहर आया था तो 6, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर ले चुका हूँ, तो x² - 2x - 15 आ गया, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बेसिकली आप ऐसे लिख लो, 2e का पावर समथिंग इंटू x -1, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ ये बड़ा सा, और इसको आप कर सकते हो सिंप्लीफाई इस तरीके से, ठीक है। अब तुम देखो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास, -3 से 0 में ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है, और -3 से 0 में देखोगे तो ये चीज़ भी नेगेटिव है। तो तुम देखो थ्रू आउट आपके पास एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव आ गया, मतलब ये घटता हुआ ग्राफ है इन द इंटरवल -3 से 0। तो अगर आपको इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, डोमेन के स्टार्टिंग पॉइंट में ही आएगा ना, क्योंकि थ्रू आउट द डोमेन
डोमेन नहीं, जो इंटरवल दे रखा है इसने -3 से 0, उसमें अगर ये घट रहा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो अल्फा इज इक्वल टू -3 पे ही आएगा ना मैक्सिमम। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कैलकुलेशन है, ठीक है, मॉडरेट में रख लो इसको, है ना। हालांकि बन जाना चाहिए सवाल भी, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। द कर्व y ऑफ x इज इक्वल टू, एक क्यूबिक दे रखा है, टचेस द x एक्सेस एट पॉइंट -2, 0, ठीक है। तो -2, 0 है, इस पे ग्राफ टच कर रहा है y एक्सिस पे पॉइंट q पे, तो ग्राफ मान लिया ऐसा है, ठीक है। और जब y एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ पे इसका स्लोप 0 है, स्लोप 3 है, सॉरी, ठीक है। मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y डैश 3 है, ठीक है। अच्छा, तो y डैश निकाल लो। y डैश कितना है, 3ax² प्लस 2bx प्लस c है। x को 0 पुट करोगे तो c बचेगा, वो 3 के बराबर दे रखा, मतलब c3 मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि ये टच कर रहा है x एक्सिस को -2, 0 पे, तो -2 पे इसका डेरिवेटिव 0 रहा होगा। तो x को जब मैं -2 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 12a माइनस 4b प्लस c, जो कि 3 है, ये 0 होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। -2 इसका रूट भी है, तो y ऑफ -2 शुड बी 0। इसका मतलब -2 अब रखो, तो 8a विथ अ नेगेटिव साइन प्लस 4b, ठीक है, -2c, तो -6 प्लस 5 -1, 0 हो गया। जोड़ दो दोनों को, तो a आपके पास कितना आ जाएगा, -12 आ गया क्या, -12 आ जाएगा। a -12 अगर आ गया तो b कितना आ जाएगा, -12, तो ये -6 प्लस 3 -3, 3/4, b आपके पास 3/4 आ गया विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो फंक्शन ही मिल गया ना अब तो जो भी करवा लो। a कितना है, -x³/2 प्लस 3/4x² प्लस, ठीक है। अच्छा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो लोकल मैक्सिमम पहले तो डेरिवेटिव 0 कर दो इसका, तो -3x²/2 -3/2x प्लस 3, इसको 0 कर दो, ठीक है। तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। तो -x² -x प्लस 2, x 1 आता हुआ दिख गया, और एक x जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, एक तो 1 आ गया और एक -2 आ गया, ठीक है। अब आप y डबल डैश x देख लो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ये x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू -2 पे कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो y डबल डैश x अगर निकालोगे तो -3x -3 आएगा। एट x इज इक्वल टू 1 y डबल डैश x इज नेगेटिव, मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमा, है ना। 3/2 आएगा, सॉरी, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एट x इक्वल टू -2 पे भी देख लो तो पॉजिटिव आ रहा है, x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमें क्या चाहिए, क्या पूछा उसने, मैक्सिमा चाहिए। तो मैक्सिमा तो आपको 1 पे मिल रहा है, तो y ऑफ 1 निकाल लो, ठीक है। तो y ऑफ 1 यहाँ मैं निकाल लेता हूँ, तो y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है, -3/4 प्लस 8,
ठीक है, तो 32 माइनस 5 27/4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी इजी सवाल था। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आता है द एरिया ऑफ रीजन गिवन बाय, ठीक है, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सिस बना दिया, ये अपना पैराबोला हो गया, है ना। अच्छा, उसने क्या बोला है कि मिनिमम ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, x+2 प्लॉट करो, तो x+2 कुछ ऐसा प्लॉट होगा। ठीक है, और 4 - 3x मैंने मान लिया ऐसा प्लॉट हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, सॉल्व कर लो। x+2 = 4 - 3x, हाफ आ गया, 1/2, 5/2, तो ये पॉइंट है 1/2, 5/2। ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा, तो आप 4 - 3x को सॉल्व कर लो एक्स स्क्वायर के साथ, 1 आ गया। ठीक है, 1,1 आ गया। ये पॉइंट कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लो आप x+2 से, तो -1 आ गया। ठीक है, तो -1,1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब रीजन शेड करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इतना पार्ट पैराबोला के ऊपर का पार्ट, मतलब पैराबोला के ऊपर। अच्छा, मिनिमम ऑफ x+2 और 4 - 3x कैसे आएगा, देखो मिनिमम का मैं बता रहा हूँ। देखो इस रीजन में x+2 बड़ा या 4 - 3x, इस रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक में ऑब्वियसली x+2 छोटा है। तो जब आप मिनिमम वाला ग्राफ बनाएंगे तब आप इस ग्राफ का बात करेंगे, इतना ग्राफ, और उसके बाद ये ग्राफ। आपको इसके नीचे रहना है लेकिन पैराबोला के ऊपर, मतलब आपको जो एरिया चाहिए वो इतना एरिया चाहिए। ठीक है, तो निकाल लो। एक तो तरीका कि आप वही इंटीग्रेशन कर दो, इतने पार्ट के लिए x+2 लिया ना, तो x+2 - x² फ्रॉम -1 to ½ इंटीग्रेट कर दो, और दूसरे केस में ½ से 1 इंटीग्रेट कर दो, किसको, 4 - 3x - x² को। ठीक है, दूसरा तरीका। ठीक है, आप देखो ये दोनों एक ट्रिपेजियम है। ठीक है, ये एक ट्रिपेजियम और ये एक दूसरा ट्रिपेजियम, क्यों ना मैं पूरे का एरिया निकाल दूं और उसमें से इस एरिया को हटा दूं, ब्लू एरिया को मैं हटा देता हूँ। मैं पहले इतने पूरे का एरिया निकाल दूंगा और ब्लू वाला पार्ट हटा दूंगा। ठीक है, तो ट्रिपेजियम है, तो पहला ट्रिपेजियम देखो, ½ इंटू पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, 5/2 + 1 7/2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ½ + 1 3/2, प्लस दूसरा ट्रिपेजियम देखो, ½ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कर लो, 7/2 ये आएगा इंटू हाइट, तो ये 21 और ये 7 28/8 आ गया ट्रिपेजियम का। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्लू का एरिया निकालना है, तो ब्लू का एरिया आप निकाल सकते हो कैसे, इंटीग्रेट कर दो x² को -1 से 1 में। दूसरा तरीका, एक रिजल्ट होता है कि अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि दोनों का ऑर्डिनेट 1 है, तो जो ये ब्लू वाला एरिया होता है ना, वो 1/3 ऑफ ये जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं, इसका 1/3 होता है। तो आप निकाल लो 1/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया 2 हो जाएगा क्योंकि लेंथ 2 है और ब्रेथ 1 है। तो आप 28/8 में से 2/3 घटा दीजिए, तो 84 - 16, ठीक है, 68, तो ये 68/24 हो गया। ठीक है, तो ये 4 से काट दो इसको, तो 17 बार में जाएगा और ये 6। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। हाँ, और ये इजी सवाल था, मतलब इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, तो बन जाना चाहिए था ये सवाल। ठीक है, तो अभी तक 8 सवाल आए हैं ना,
8 में से 7 तो बनने ही चाहिए थे, क्योंकि एक में वो वाला जो था n² - n+1, इसको अगर हटा दिया जाए वो वाला सवाल लिमिट का, तो 7 सवाल तो बनने ही चाहिए थे। तो पेपर अभी तक तो देखा जाए तो आसानी था मैथ का, ठीक है। तो नोट करो, अगला सवाल लेंगे फिर। अगले सवाल पे आते हैं। फॉर एनी रियल नंबर x लेट बॉक्स x डिनोट द GIF, है ना, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, फॉर f टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल बाय दिस, ठीक है। अच्छा, बॉक्स x इज़ ऑड। सबसे पहले तो ये समझो बॉक्स x ऑड कहाँ कहाँ होता है, जब x जो है 1 से 2 में हो, यूनियन 3 से 4 में हो, यूनियन 5 से 6 में हो। बॉक्स x इवन कब होगा, जब x 0 से 1 में हो, यूनियन 2 से 3 में हो, यूनियन 4 से 5 में हो, ठीक है। तो बेसिकली f(x) को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कायदे से, तो दिस इज़ फ्रैक्शनल पार्ट x, है ना, x माइनस बॉक्स x इज़ फ्रैक्शनल फॉर x बिलोंगिंग टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4 ना, 3 पे क्लोज है ना, ऐसा डैश डैश जाता जा रहा है, और ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से 1 यूनियन कितना हो गया ये 2 से 3 है ना, डैश डैश। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, प्लॉट कर लेता हूँ f(x) को, है ना, प्लॉट करके देखता हूँ। ठीक है, तुम देखो 0 जब रखोगे तो 0 पे वैल्यू कितना है, 0 पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 रखो, और जब 1 रखोगे तब वैल्यू 0 को जाएगा। तो पहला ब्रांच 0 से 1 में पहली ब्रांच ऐसी बनी इसकी, ठीक है। अब तुम देखो दूसरी ब्रांच बनाओ, 1 से 2 में देखो, 2 जब रखोगे तब ये 1 को टेंड करेगा, हॉलो, और जब 1 रखोगे तो 0 वैल्यू देगा, एग्जैक्टली 0, तो यहाँ फिर सॉलिड हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा हॉलो। अब नीचे वाली ब्रांच पे आ जाओ, 2 से 3 में, जब 2 रखोगे, 2 रखा तुमने तो वैल्यू ये 1 देगा, है ना, एग्जैक्टली 1 देगा, तो ये सॉलिड हो जाएगा, और 3 पे जाके हॉलो 0 हो जाएगा। तो अब आइडिया लग गया होगा कि ये कंटिन्यू होगा, ये ग्राफ ऐसा ही, है ना, यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। तो ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, ये 6 है, ये 7, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ पीछे भी बनेगा, है ना। तो तुम गौर करो कि इसका टाइम पीरियड 2 है, क्योंकि ये माउंटेन का तुम देखो बेस लेंथ कितना है, 2 है ना, तो हर 2 इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, और ये इवन फंक्शन भी है, तो इवन है, f(x) इवन है, cos πx भी इवन है, तो ये जो इंटीग्रल के अंदर की चीज़ है ये पूरा इवन हो जाएगा, है ना, इवन हो जाएगा। तो इवन हो जाएगा तो मैं इंटीग्रल जो है लिखा है इसको π² 10 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, ये नहीं लिख सकता मैं, 0 से 10 f(x) cos πx dx, है ना। ध्यान रहे cos πx इसका भी टाइम पीरियड 2 है, तो पूरे का ही टाइम पीरियड 2 हो जाएगा, मतलब पूरे फंक्शन का, है ना। अच्छा, आई को अब मैं क्या करूं, अब देखो 0 से 10 में एरिया निकालने से अच्छा है मैं एक साइकिल के लिए निकाल लूँ, जो कि 0 से 2 एक साइकिल में एरिया निकाल लूँ। इंटीग्रेशन इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द एरिया, है ना। तो एरिया मैं निकाल लिया एक साइकिल का, और मैंने ऐसी 5 साइकिल चला दी, तो 0 से 10 हो जाएगा ना। पहला साइकिल 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब 0 से 2 एक साइकिल है, उसको मैं 5 बार चला दूंगा तो 0 से 10 तक इंटीग्रेट हो जाएगा ना। तो मैं इसको सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, π² 10 इंटू 2 इंटू 5, और 0 से 2 में मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ cos πx dx, ठीक है। तो बेसिकली आई मेरे पास आ जाएगा π² इंटू 0 से 2 f(x) cos πx dx, ठीक है। अब
0 से 1 में ये जो है फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, है ना। 0 से 1 में और 1 से 2 में, मतलब 0 से 2 में थ्रू आउट ये वो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो 0 से 1 में देखो, 0 से 1 में इसका बिहेवियर, 0 से 1 में देखो ये इक्वेशन लिखा है -x+1 का, है ना, या 1 - x का। तो इसको मैं लिख लिया 1 - x cos पाई x dx प्लस 1 से 2 में इसका बिहेवियर चेक करते हैं। 1 से 2 में देखो ये है x-1 का ग्राफ, x-1 cos पाई x dx, ठीक है। तो i = π² हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, लिमिट रिवर्स कर देता हूँ इसमें और अंदर एक नेगेटिव साइन ले जाता हूँ। क्यों रिवर्स किया, क्योंकि देखो मुझे बाय पार्ट एक जगह ही लगाना पड़ेगा, मतलब दो अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, एक जगह में इंटीग्रेट कर दूंगा, बस वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आई यहाँ से मान लो कुछ भी है ना। तो मैं x-1 को मैंने डेरिवेट करना है और इसको तो sin पाई x अपॉन पाई आ गया, और यहाँ x-1 ये हो गया 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ठीक है। और -1 अपॉन पाई तो चल ही रहा है, साइन का इंटीग्रल cos पाई x अपॉन π² हो जाएगा विथ अ नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 1 से 0, ठीक है। सेम चीज़, यही चीज़ सेम चीज़ 1 से 2 में प्लस 1 से 2 में, ठीक है। तो आई आपके पास आ गया π² इंटू 0 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा 0, तो ये गॉन, ये भी गॉन। 0 रखो तो 1 अपॉन π², पाई रखो तो -1, तो 2 अपॉन π² यहाँ से आ गया। यहाँ से देखो तो 2 रखोगे अगर तो 1 अपॉन π² और 1 रखोगे तो हाँ, यहाँ से भी 2 अपॉन π² आ गया। 4 आता हुआ दिख गया क्या आंसर, 4 आपका आंसर है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है ना, डिफ़िकल्ट सवाल अब जेईई मेन के हिसाब से, है ना, क्योंकि पीरियड भी देखना है इसमें, है ना। उसके बाद इवन प्रॉपर्टी, फिर वो जैक रूल जिसको बोलते हैं लोग, वो भी, है ना, प्लॉट भी करना पड़ गया ग्राफ। तो जेईई मेन के हिसाब से तो बहुत तगड़ा सवाल था। तो ठीक है, 9 सवाल किए ना अभी तक, तो एक सवाल ढंग का आया है, बाकी 8 तो चिंदी सवाल थे, बन जाने चाहिए थे सारे, ठीक है। तो अभी तक तो आसानी पेपर है, ठीक है। तो नोट करो इतना, फिर आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व सी = y = I ऑफ x एट एनी पॉइंट x, y, ठीक है। dy/dx दे रखा है हमें। इफ़ सी पासिस थ्रू द पॉइंट दिस देन e⁻α इज, ठीक है। तो उसने क्या dy/dx अपन को दे रखा है, तो पहले तो उसको ही लिख लेते हैं। अब ये दिखना चाहिए, ठीक है, कि इसको और इसको अगर आप क्लब करेंगे और e⁻2x कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर ही बन जाएगा। इसका मतलब आप अगर इसको अलग करेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो e⁻2x आएगा, -6 e⁻−x अपॉन 2 + 9 e⁻−2x। अब आप ऊपर नीचे ना e⁻2x से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इतने पोर्शन में। तो ये कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है। तो जैसे नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 e⁻x² + 3², ठीक है। और मैं इसको t बोल दूंगा और ऊपर इसका डेरिवेटिव जो कि यही है ये लिख देता हूँ, तो ये dt हो जाएगा। और क्योंकि 6 बनाना है तो 3√2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन करना चालू कर देता हूँ। तो dy = जो भी है ये इंटीग्रेशन इसका मैं करता हूँ, तो e⁻2x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस, आप देखो अगर मैं इसको z बोल दूँ तो ये चीज़ लिखा है 3√2 dz अपॉन z² +
3 स्क्वायर। तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2 तो बाहर चल ही रहा है, 1/3 tan इनवर्स z अपॉन 3। अब z क्या था, √2e का पावर x अपॉन 3, ठीक है, प्लस c, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको y कर लो आप, ठीक है। अब वो बोल रहा है 0,1/2 प्लस पाई बाय 2√2 से पास हो रहा है, मतलब जब x को 0 रखोगे तो y 1/2 प्लस पाई अपॉन 2√2 आएगा। तो इसको लिख दो y इज इक्वल टू, अब x को जब आप 0 रख रहे हो तो √2 tan इनवर्स √2/3 प्लस c आ रहा है। दूसरा पॉइंट भी है कि जब आप x को अल्फ़ा रखेंगे, है ना, e का पावर 2α/2 माइनस √2 tan इनवर्स √2e का पावर α/3 प्लस c, ठीक है, तब y का वैल्यू e का पावर 2α/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से भी ये भी कैंसिल है। अब आप दोनों इक्वेशन से c को जो है ना इक्वेट कर दो, तो नीचे वाले इक्वेशन से c का वैल्यू आ रहा है √2 tan इनवर्स √2e का पावर α/3, और यहाँ से आ रहा है √2 tan इनवर्स √2/3 प्लस पाई बाय 2√2, ठीक है। √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे पाई/4 आ जाएगा। और आप दोनों साइड tan ले लो, तो tan ले लेंगे तो ये तो सिंपली ये बन जाएगा, और tan पाई/4 प्लस सम थीटा है, ठीक है। तो 1 प्लस √2/3 अपॉन 1 माइनस √2/3 बन जाएगा। तो यहाँ से e का पावर अल्फ़ा आप कह सकते हो 3/√2 इंटू 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई 5x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे डी वाई के साथ y आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हमें वाई स्क्वायर को कुछ वेरिएबल मानना चाहिए, जैसे z। तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, और वाई स्क्वायर को रख देता हूँ z। तो 2y dy जो हो जाएगा ना वो dz हो जाएगा, और ये जो आपका इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा 2x माइनस जेड डी एक्स प्लस 2y dy को मैं dz रख रहा हूँ 5x प्लस जेड dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 अपॉन z माइनस x, है ना। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आप z को यहाँ पे vx रख दो, तो dz बाई dx आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी जेड। तो ये लिख दिया dz अपॉन dx, इसको लिख दिया 2vx रखा है ना z को, तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, ठीक है। 5x प्लस z आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। z को रखा था vx, तो v प्लस 5, ठीक है। तो x डी वी बाई डी जेड हो जाएगा अपना 2v माइनस 2 माइनस वी स्क्वायर माइनस 5v अपॉन v प्लस 5, ठीक है। इतना dx आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे z नहीं x आएगा। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, तो v प्लस 5 डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब
इसको लिख लो। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ले जा सकते हो, नीचे वाला स्प्लिट भी हो रहा है क्योंकि अच्छे से अगर आप देखो v+1 इंटू v+2 लिखा है ना, ये इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो इसको आप ले जा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन v+1 प्लस b अपॉन v+2 में dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब आपको पता होगा टेक्निक पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे v+5 अपॉन v+1 इंटू v+2 लिखा है ना, तो अगर आपको a चाहिए तो आप a वाला टर्म लिख दो, ठीक है ऐसा, और इसको कैंसिल कर दो। अब जब ये फैक्टर ज़ीरो हो रहा है, मतलब v इज इक्वल टू -1 पे ज़ीरो हो रहा है ना, आप -1 यहाँ पुट कर दो, तो -1 पुट कर दोगे तो a आपको 4 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको अगर b चाहिए तो आप ऐसा लिख लो b अपॉन v+2। अब b चाहिए ना तो आपने ये लिख दिया, इसको कैंसिल कर दो। अब जिस v के जिस वैल्यू पे फैक्टर ज़ीरो हो रहा है वो यहाँ पुट कर दो, तो b आपको मतलब v को -2 रख दो, तो b आप यहाँ पे आपको -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो a हमें क्या मिल गया, a4 मिल गया, और b हमें क्या मिल गया, b3 मिल गया विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं। है ना, v क्या था, v अपना z अपॉन एक्स था, और z क्या था, y² अपॉन एक्स, तो v जो है y² अपॉन एक्स है। तो बेसिकली इसको जब मैं इंटीग्रेट करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 4ln y² प्लस एक्स बाय एक्स, ठीक है, -3ln y² प्लस 2x अपॉन एक्स, है ना, इज इक्वल टू -ln x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब y² प्लस एक्स, ln हर जगह से अगर मैं उड़ा दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटू एक्स का पावर 4 इंटू, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो x³ अपॉन y² प्लस 2x का पावर 3। ठीक है, ln x को वहाँ ले लिया तो इंटू हो गया, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, ये उड़ गया इससे, तो फाइनली आपके पास आ गया y² प्लस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ y² प्लस 2x का पावर 3। ठीक है, तो देख लो y² प्लस एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट टू y²। हाँ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट करो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अ लाइन विथ स्लोप ग्रेटर देन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई पॉइंट दे रखा है, एंड इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट बी। इफ़ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज √29/3 देन बी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, लाइन उसने दे रखा है x - y - 2, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x - 2। ठीक है, 4,3 कहाँ लाया करेगा, देखो ओरिजिन कहाँ लाया कर रहा है, इस साइड कर रहा है, तो 4,3 पे भी सेम साइन आ रहा है, तो 4,3 कहीं यहाँ रहा होगा। ठीक है, a 4,3। अब कोई लाइन है जो a से पास कर रहा है और b से पास कर रहा है। ठीक है, और b पॉइंट ये है, b पॉइंट को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, α,α,2। ठीक है, एब्सिसा मैंने अल्फ़ा मान लिया। अब क्योंकि वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट α - 2 होगा, तो ये मैंने मान लिया, और स्लोप भी 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ, तो α- डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ये अपना हो गया 29/9 हो गया। ठीक है, तो 18α² हो गया, 16, 25, 41, 41 इंटू 9 369 -29 340 हो गया ये। ठीक है, ये 8 और 10 18, 18 9 162। ठीक है, -162 अल्फ़ा, इसको
ऐसा लिख लिया, ठीक है। प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, 79,1530, और सम हमें चाहिए माइनस का 81, है ना। तो ये कितने बार में जाता है, 3 इंटू 51, 30 इंटू 51 से हो रहा है ये। तो 9 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 30 अल्फ़ा माइनस 51 अल्फ़ा प्लस 170 इज इक्वल टू 0। 3 अल्फ़ा कॉमन ले लिया, 3 अल्फ़ा माइनस 10, ठीक है, माइनस 17 कॉमन ले लिया, 3 अल्फ़ा माइनस 10। तो अल्फ़ा यहाँ पे आपके पास 10/3 और 17/3 आएगा, ठीक है। अब 17/3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, देखो ये 4 है ना, यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पे और एब्सिसा अभी भी 4 है, लेकिन अल्फ़ा अगर 17/3 ले लोगे ना तो वो कहीं यहाँ लाया कर जाएगा 17/3, है ना, 6 के आसपास। तो जब आप ये लाइन ज्वाइन करोगे तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव चला जाएगा, है ना। लेकिन उसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब जो अल्फ़ा है वो 10/3 होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा 10/3 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट बी आपके पास क्या आ गया, 10/3, 4/3। अब आप देख लो किस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये 2x प्लस वाई में 20/3 प्लस 4/3, ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 9 दे रखा है तो ये नहीं होगा। बी में देख लो, 3x 30/3 माइनस 8/3 22/3, ये भी गलत। ऑप्शन सी x 10/3 प्लस 8/3, 6 आ जाएगा, सही हो जाएगा ये। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। लेट लोकस ऑफ सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा ऑफ अ सर्कल विच टचेज द सर्कल। सबसे पहले तो हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। सर्कल क्या दे रखा है इन्होंने, सर्कल ये, ठीक है। सर्कल ये दे रखा है, ये पॉइंट है 0,1, है ना। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज द सर्कल एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और इस सर्कल को ये एक्सटर्नली ऐसे टच कर रहा है, और ये है अल्फ़ा कॉमा बीटा पॉइंट। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस बीटा ही हो जाएगा ना। बीटा ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब या तो सर्कल यहाँ बना होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि बीटा पॉजिटिव है तो इसका रेडियस भी बीटा ही हो जाएगा। अब वो टच कर रहा है इसको, ठीक है। तो आप सिंपली इसको इस पर ये लगा दो, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा और 0,1 में आप लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बीटा जो कि इस सर्कल का रेडियस है, और 1 इस सर्कल का रेडियस है, तो बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2 बीटा आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा आ गया। अब इसको रिप्लेस कर दो, एच के में हम सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे उसने दे रखा अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये पैराबोला का इक्वेशन है हमारे पास, है ना। तो पैराबोला मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये है पैराबोला, और देन एरिया बाउंडेड बाय एल ये है, एल ये है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और लाइन है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन है। उसने ये एरिया फाइंड करने बोला है, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा, जैसे ये पॉइंट आपका हो जाएगा -4,4, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 4,4, ठीक है। तो रिज़ल्ट तो आपको पता है ना कि ये जो एरिया है ये 2/3 ऑफ
इस रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का आप लेंथ मतलब ब्रेथ देखिए तो 4 है, और लेंथ देखेंगे तो 4 + 4 8 है ना। तो ये 64/3 आ जाएगा। तो सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। लेट पी बी अ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पी एक प्लेन दे रखा है। ठीक है, एक प्लेन है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन का एक फिक्स्ड पॉइंट है 3, -4, 7। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन्स, और 2 स्ट्रेट लाइन दे रखा है जो इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो एक ये और एक ये। इफ़ d इज डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम पॉइंट दिस देन d² इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। अच्छा, प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? प्लेन का इक्वेशन तब निकलता है जब आपको लाइन पे एक पॉइंट पता हो और एक परपेंडिकुलर वेक्टर पता हो। तो उससे क्या होगा ना, देखो एक पॉइंट आपको पता है, आपको प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो आप एक वेरिएबल पॉइंट मान लोगे प्लेन पे, है ना, और लाइन पे x, y, z, x, y, z, और इसके अलोंग एक वेक्टर लिखेंगे जो कि x - 3i कैप प्लस y + 4 j कैप प्लस z - 7 k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमें पता हो तो हम सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे उस परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, तो हमें x y z में एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि इस प्लेन का इक्वेशन होगा। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें n वेक्टर पता हो। n वेक्टर कैसे हम पता कर सकते हैं? देखो ये 2 लाइन दे रखी है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो मैं b वेक्टर मान लेता हूँ और इसका c वेक्टर मान लेता हूँ। तो b वेक्टर आपके पास बेसिकली आ गया 2, 3, 5, c वेक्टर आपके पास आ गया 3, 7, 8, है ना, और a वेक्टर मैं इसको बोल देता हूँ, इसके डायरेक्शन रेशियो को मैं a वेक्टर बोल देता हूँ। तो a वेक्टर आपके पास आ जाएगा 9, -1, -5। ठीक है, अच्छा इसको मैंने बोला है b और इसको बोला मैंने c। अगर मैं b क्रॉस c करूँगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो कि इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को, ये जो b क्रॉस c है, इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके नीचे ले आऊँ तो वो मे भी ऐसा हो, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसका इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है जो कि a वेक्टर है, उसके साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा इसका b क्रॉस c का, तो मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा n वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन p के। तो अब इसमें वही लगा दो, इसको आप लिख सकते हो ना a.c b वेक्टर माइनस a.b c वेक्टर। ठीक है, ये n वेक्टर हो जाएगा। तो a.c करो तो 18 - 3, 15। ठीक है, a.c सॉरी, तो 27 - 7, ठीक है, -20b वेक्टर माइनस a.b करो तो 18 - 3, 15, 15 - 25, 10, तो 10 c वेक्टर, है ना। अब क्योंकि डायरेक्शन से मतलब है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, -10 से आप डिवाइड कर दो तो 2b - c वेक्टर हो जाएगा, कोई भी नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो 2b आप करो तो 4 - 3 i कैप, और 6 - 7 - j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। ये एक नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आप इसका डॉट कर दो, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका यूज़ करो। तो x - 3 × 1, ये x - 3 हो गया, प्लस y + 4, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x - y प्लस 2z, ठीक है, -21 इज इक्वल टू 0।
ये प्लेन का इक्वेशन हमारे पास आ गया, हमें पॉइंट दे रखा है 2, -5, 11, इससे डिस्टेंस चाहिए, तो आप ये पॉइंट रख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 7, 7 और 11 रखो 1, 8 अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6। तो ये आपके पास डी आ गया। आपसे क्या पूछा उसने, डी स्क्वायर पूछा, तो डी स्क्वायर कर दो 64/6, 32/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट करो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल सच दैट बी सी, ए बी सी पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी वेक्टर इसने ए वेक्टर दे रखा है, सी ए वेक्टर इसने बी दे रखा है, और ए बी वेक्टर उसने सी दे रखा है। तो ये तो पता ही है, ठीक है, ट्रायंगल में। अच्छा, अब आप बारी बारी से दोनों साइड अगर ए से क्रॉस लेंगे, बी से क्रॉस लेंगे और सी से क्रॉस लेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, ठीक है। ये तो इनफैक्ट याद रहता है क्योंकि ये तो रिज़ल्ट है, एरिया निकालने के लिए काम आता है पैरेललोग्राम के, ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड है ये दो चीज़ें। उसने अब मॉड ए दे रखा है, मॉड बी दे रखा है, मॉड सी नहीं दिया है, बी डॉट सी दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 दे रखा है ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस, अच्छा सी क्रॉस बी लिखा है ना, तो इसको मैं माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस मॉड सी इक्वल टू 6/2√2-1, 0 हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी होता है। तो माइनस ये दे रखा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो ऑब्वियसली फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ए सी बी ये निकालना है थीटा हमें, ठीक है। तो आप एक काम करो, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए ना, तो ए प्लस बी ये है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा आएगा। ये ध्यान रहे, पाई माइनस थीटा क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल हमें चाहिए ना जब हम डॉट कर रहे हैं। इसका डॉट इसी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ए और बी के बीच का हमें एंगल चाहिए। ए बी के बीच का एंगल कब आएगा, जब टेल टू टेल कनेक्टेड होगा। तो जब आप ए वेक्टर को यहाँ ट्रांसलेट करोगे ऐसा, तब ये एंगल आएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा हो गया ये, इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर दे रखा है उसने, कितना हो जाएगा 72 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 12, 84 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12, 24√6 कॉस थीटा कर लो इसको विथ अ नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। अब मॉड सी हमें पता नहीं है, मॉड सी नहीं पता ना, लेकिन बी डॉट सी दे रखा है तो ये तो मालूम ही है। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, है ना, वही डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, है ना, ये भी मॉड। तो बी स्क्वायर ये तो कितना था 72, बी और सी है ना, बी 12 हो जाएगा और ए, बी और सी, अच्छा नहीं पता, सी तो नहीं पता, तो 12 प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू मॉड ए 72। तो मॉड सी स्क्वायर यहाँ से 36 आ गया, तो मॉड सी हमारे पास 6 आता हुआ दिख गया, ठीक है, ये रख दो यहाँ पे। तो 84 माइनस 24√6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 36, 48 2, तो कॉस थीटा आपके पास आ गया 2/√6, ठीक
ठीक है, यहाँ से थीटा आप कह सकते हो कॉस इनवर्स 2/√6। ये कितना जगह है 2/, हाँ तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज़ होगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ओनली S2 इज़ ट्रू। ठीक है, नोट करो इसको, अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आता है इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 128। ठीक है, तो मीन प्लस वेरिएंस का इसने दे रखा है सम 24, और इनका सॉरी वेक्टर नहीं, और इनका जो है प्रोडक्ट 128 है। ठीक है, तो यहाँ से दिख जाएगा आपको कि मीन जो है 16 होगा और वेरिएंस जो है वो 8 होगा, है ना। ऑब्वियसली वेरिएंस जो है वो मीन से कम होता है, क्योंकि मीन क्या होता है NP होता है ना 16, और NPQ आपका वेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि Q 0 से 1 के बीच में होता है, तो NP से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों इक्वेशन से Q हाफ आता हुआ दिख गया। Q हाफ हो गया तो P भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि P + Q 1 होता है। P अगर हाफ हो गया तो N 32 हो जाएगा। सब तो मिल गया। P ऑफ 1 सक्सेस और 2 सक्सेस दे रखा है ना। अब दोनों डिसजॉइंट है तो अलग अलग आएगा, तो आपको ऐड करना है बस। तो एक सक्सेस का चांस ये है 32C1 हाफ का पावर 1, और फेलियर जो है ठीक है 31 प्लस 2 सक्सेस का चांस 32C2। अब स्प्लिट कर लो 2 और 30 में, वो 32 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो आप हाफ का पावर 32 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 32 प्लस 31 इंटू 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 अगर हम ब्रैकेट से कॉमन ले लें तो 16 होता है 2 का पावर 4, तो ये 2 का पावर 28 हो जाएगा। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 16, 2 + 31 33 हो जाएगा। तो 33/2 का पावर 28, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट करो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। ठीक है, इफ़ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन द 2 throws of a fair 6-faced die are alpha and beta, then the probability that ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव हो फॉर ऑल रियल x। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है, इसका d <0 कर दो, क्योंकि x² का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ही, तो d² इसका नेगेटिव कर दो, तो α² < 4 बीटा होना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे केस बना लो, ठीक है, कि अल्फ़ा अगर 1 हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा क्या हो सकता है, बीटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसा 6 केस हो सकते हैं, 6 केसेस। अल्फ़ा अगर 2 हो गया तो बीटा क्या क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, लेकिन उसके आगे के सारे नंबर्स हो सकते हैं, मतलब बीटा करस्पॉन्डिंग 5 केसेस। अल्फ़ा अगर 3 हो गया तो बीटा के पास 4 केस हो जाएंगे, है ना। बीटा 1 और 2 नहीं हो सकता, लेकिन 3 या उससे ज़्यादा तो हो सकता है। अल्फ़ा अगर 4 हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 या 6 ही आ सकता है, मतलब 2 केस हो जाएगा। और अल्फ़ा अगर 5 हो गया तो बीटा कुछ नहीं हो सकता, है ना, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्फ़ा 5 हो गया तो ये 25 बन जाएगा, लेकिन ये चीज़ मैक्स टू मैक्स 24 हो सकती है। तो केस इतने ही बने आपके पास। कितने केस बन गए, 2 4 6 6 11 17 टोटल केस। और टोटल केस कितने होते हैं 36 होता है ना, 2 डाइस को फेंका है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नोट करो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड cos x = sin x एज दैट x का इंटरवल दे रखा है -4π से 4π। ठीक है, तो ये एक्सेस बना दिया। अब मॉड cos x का ग्राफ हमें पता है ऐसा होता है 0π/2, ये पाए, ये 3π/2 और ये 2π। साइन एक्स का ग्राफ भी हमें पता है ऐसा है। ठीक है, अब देखो दोनों फंक्शन का पीरियड 2π है, मतलब 2π के बाद ये लोग वो करेंगे,
रिपीट करेंगे अपनी वैल्यूज़। मतलब 0 से 2 पाई में जितने सॉल्यूशन आएंगे ना, जो कि इस केस में 2 है, उतने ही सॉल्यूशन 2 पाई से 4 पाई में आएंगे। इसका मतलब यहाँ इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, वाई एक्सिस के राइट में। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 सॉल्यूशन आएंगे -4 पाई से 0 में, ठीक है। तो कुल 8 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है। अ टावर पी क्यू स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद बेस क्यू ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो एक टावर है पी क्यू, ठीक है। द पॉइंट आर डिवाइड्स द टावर इन 2 पार्ट्स सच दैट क्यू आर इज 15। ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 मीटर है। इफ़ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आर इज 60, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 है, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं 15/√3 हो जाएगा क्यू ए, है ना। tan 60 से डिवाइड कर दिया इसको आर क्यू को, ठीक है, ठीक है। एंड द पार्ट पी आर ऑफ टावर सबटेंड 15 डिग्री एट ए, तो ये 15 डिग्री है। देन द हाइट ऑफ टावर इज, तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 15/√3 जो कि क्यू ए है, क्यू ए इंटू tan 75। अब tan 75 2 + √3 होता है, तो 15/√3 2 + √3, ठीक है। तो अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 5√3 2 + √3 आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, √3 को अंदर ले जाओ, 3 + 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ टोटोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप लिख सकते हो, दिस इज सिमिलर टू नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखा हमने, तो ऑप्शन ए में हम ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ए ऑप्शन बता रहा हूँ, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है, यूनियन क्यू। नेगेशन को अंदर ले जाओ, ठीक है, तो ये पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्या बोला है इसने, ठीक है। पी ये है और क्यू ये है, मान लो पी ए है क्यू ए है। उसने बोला पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, तो वो तो इतना आ जाएगा, ये पार्ट है ना। और यूनियन क्यू, तो यूनियन, सॉरी यहाँ पे पी दे रखा है ना, पी दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, पी दे रखा है। तो यूनियन पी करोगे तो ये तो पी आ जाएगा पूरा, है ना। ये तो पी आ गया, ये तो टोटोलॉजी है नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं अब हम लोग। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है, एक तरह से नेगेशन ऑफ पी, ये दे रखा है नेगेशन ऑफ पी। तो ये तो सिंपली यही आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, है ना, क्योंकि ये सेट और ये सेट तो सेम है ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। तो ये नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू हो गया। अब ये भी टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि अगर पी अगर ट्रू हो गया और क्यू अगर फॉल्स हो गया तो ये तो टोटोलॉजी नहीं होगा, तो बी भी गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं अब हम। सी ऑप्शन में क्या लिखा है उन्होंने, सी ऑप्शन को यही ऑपरेशन किया इसमें, सी ऑप्शन में। तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, यूनियन क्यू, तो नेगेशन को अंदर ले जाओ तो ये ऐसा बन जाएगा, नेगेशन क्यू। अब देख लो, ये पी है ये क्यू है, पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू मतलब इतना, और यूनियन क्यू तो ये इतना हो गया। तो अब ये भी टोटोलॉजी नहीं है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, डी पे अगर पहले हम चेक कर लिए होते तो, जैसे तरीका बताता हूँ कि
इन्होंने क्यू में बोला क्या, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। देखो नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन समथिंग जिसमें क्यू भी आ रहा है, तो ये तो टोटोलॉजी हो जाएगा ना, तो सिंपल सा है, तो ये टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है और बी भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, ओमेगा हमें दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन दे रखा है, तो ध्यान से देखो, उसने ए का पावर एन का बात किया है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ए स्क्वायर निकालने का पहले कोशिश करता हूँ। ए स्क्वायर में निकालता हूँ है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो ये 2 1 1 -1 0 -1 -1 -1 0। ठीक है, 2 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर में निकालता हूँ, तो इसको इससे, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 -1 -1 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -2 0 +1 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये -2 +1 -1 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इस रो को इस कॉलम से, तो 2 0 -1 1। ठीक, इसको इससे किया तो -1 0 +1 0। इसको अब इससे किया तो -1 0 0 -1। इसको अब इससे किया, इसको इससे किया तो 2 -1 0 1। इसको इससे किया तो -1, एक सेकेंड, इसको इससे किया ना, -1 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसको इससे किया, ठीक है, तो -1 +1, ये भी 0, तो आपको ए ही मिल गया। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ए है, इसका सीधा सीधा मतलब है ए का पावर एन बराबर ए होगा, है ना। आप दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन क्या बचा, इक्वेशन बचा आपके पास ओमेगा बी का पावर एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक बार बी को भी देख लेते हैं। बी उसने दे रखा है ए माइनस आई, बी स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस आई -2a। अब क्योंकि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो मैं बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ आई -a, जो कि -b के बराबर है। तो बी स्क्वायर आपके पास आ गया -b। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ b से दोनों साइड, तो b³ -b स्क्वायर हो जाएगा, जो कि b हो जाएगा। अब b का पावर 4 करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा -b, तो b का पावर 5b, b आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि b का पावर जब आप 2k + 1 कर रहे हैं, ऑड कर रहे हैं, तब वो b आ रहा है। b का पावर जब इवन कर रहे हैं तो वो -b आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उसने लिखा है ओमेगा b का पावर n इज इक्वल टू b। अब n को ना 3 का मल्टीपल ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ओमेगा का कुछ उल्टा सीधा वो पावर चला जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, और यहाँ तो रियल मैट्रिक्स है और यहाँ फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो भी n होगा वो इसी सेट में होगा। ठीक है, इतना। अब क्योंकि n इस सेट में है, तो ओमेगा का पावर n मैं लिख सकता हूँ 1, और रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन इसमें। अब b का पावर n b होना चाहिए, कब पॉसिबल है, जब n एक ऑड नंबर हो, n ऑड नंबर हो और n 3 का मल्टीपल भी हो, तो आप इसमें से ऑड नंबर एक्सट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सब कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा। तो आप देख लो कितने n है इसमें, तो ये 6k + 3 फॉर्म का नंबर है ना, ये सब ये p चल रहा है। k को आप 0 रखोगे तो 3 मिलेगा, और 16 रखोगे तो 99 मिलेगा। तो मतलब 0 से 16 तक आप वेरी करा सकते हो k को। तो ये कुल 17 टर्म्स है,
तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। द लेटर ऑफ वर्ड मैनकाइंड आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, सीरियल नंबर मैनकाइंड। तो मैनकाइंड का हमें वो निकालना है, रैंक। तो पहले मैं वर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, अब अरेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले ABCDEFGHIJKLMN, यही है। सबसे पहले तो वर्ड ए से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने वर्ड्स यहाँ से बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n रिपीटेड है। ए के साथ होगा, डी के साथ होगा, आई के साथ होगा, के साथ होगा। इन 4 के लिए होगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब वर्ड चालू हो जाएंगे एम से। एम के बाद सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ए के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे। डी हो गया, MAD हो गया, फिर आई आ जाएगा, फिर के आ जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डी के लिए, आई के लिए, के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब के बाद एन आ जाएगा, मैन, फिर मैन काइंड हो गया। अब MAN आ गया। यहाँ पे डी चालू हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल वर्ड बन जाएंगे यहाँ पे। वैसे ही MAN, डी के बाद आई आ जाएगा, यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल वर्ड बन जाएंगे। अब MAN, ठीक है, मैन, के आ जाएगा, के बाद अब क्या, डी आ जाएगा, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल वर्ड्स। अब MAN KIDN, ये एक वर्ड बना। इसके बाद बन जाएगा मैनकाइंड, MNKIND, ये 1। तो अब रैंक निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 720 इंटू 2, 1440। ये अपना हो गया 24/2 12, 36 हो गया ये 36। ये 6 6 2 और ये 2, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 52, 52 इसमें ऐड कर दो, 1492। ये आपका आंसर हो गया, 1492, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे 15 आएगा एक्सपोनेंट में। द एक्सपेंशन ऑफ टी स्क्वायर एक्स का पावर 1/5 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 1/10 पॉइंट टी। ठीक है, के जो भी है, टी पे इंडिपेंडेंट करना है हमें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2:1 के रेशियो में बांट दो 15 को, 5 और 10 दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख दो 15C5 टी स्क्वायर एक्स का पावर 1/5, ये 5 हो गया, 1 माइनस एक्स का पावर 1/10 है ना, और ये टी, इसका पावर आप कर दो 10, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। तो टी के तो इंडिपेंडेंट आ गया, ये हो जाएगा 15C5 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू, अब देखो एक पैराबोला है ऐसा, इसका मैक्सिमम आएगा x = हाफ पे, तो हाफ यहाँ पुट कर दो, तो k आपके पास क्या आ जाएगा 15C5, हाफ पुट करोगे 1/4 आ जाएगा। आपको 8k चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ 15C5 चाहिए आपको, ये हो जाएगा 8k। तो अब चालू हो जाओ, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 10 फैक्टोरियल कट गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, ये 3 बार में जाएगा, तो ये 33 इंटू 14 इंटू ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 182, ये तो 6, ठीक है 5, हाँ, तो 6006 हो जाएगा, तो 6006, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट
a comma b be two non-zero real numbers if p and r are roots of equation and q and s are root of equation such that these are in AP, then सबसे पहले तो कुछ नहीं, आप रिलेशन लिख लो। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा और PR हो जाएगा आपके पास 2a। दूसरे इक्वेशन से q प्लस एस आपके पास -12b हो जाएगा और QS आपके पास 6b हो जाएगा। अच्छा, 1/p 1/q 1/r 1/s AP में, मतलब PQRS HP में, ठीक है। अब हमें रिलेशन P और R में पता है, ठीक है, तो हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, Q और S में भी पता ना। तो Q क्या हो जाएगा, Q को हम लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड R, तो 2PR अपॉन P प्लस R, ये हार्मोनिक मीन हो गया P और R का। 2 टाइम्स ऑफ PR 4A अपॉन 8A हाफ, Q हाफ आ गया। वैसे ही अगर आप Q और S को देखें तो R होना चाहिए Q और S का हार्मोनिक मीन, तो 2 टाइम्स ऑफ QS 12B अपॉन 12B बट विथ अ नेगेटिव साइन, है ना, तो ये -1 आ गया। अच्छा, R इसका रूट भी दे रखा है, हाँ, x² - 8ax + 2a = 0 का रूट है R -1 है, तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -1 रख दो, तो 1 + 8a + 2a = 0। तो यहाँ से आपके पास 1/a आ जाएगा -10, ठीक है। अच्छा, अब Q हाफ है, Q इसका रूट है, तो Q जो है रख दो हाफ, तो 1/4 + 6b + 6b = 0 हो गया। 12 4 48, तो 1/b हो गया आपके पास -48 हो गया, है ना, 6 12, हाँ, तो 1/a - 1/b आपके पास कितना आ गया, 38 आ गया, ठीक है। 38 आपका आंसर, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट a1 = b1 = 1 और an = a of n - 1 + 2, मतलब ये एक AP है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। bn जो दे रखा है a of a नहीं होगा, a of n होगा, प्लस b of n - 1 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n जो है 2 या 2 से बड़ा, ठीक है। तो an की सीरीज़ तो हमें पता है, a1 अगर 1 है तो a2 3 होगा, a3 5 होगा, मतलब जो ये सीक्वेंस चल रहा है a के करस्पॉन्डिंग, वो ये चल रहा है 1 3 5 7 9, है ना। अच्छा, bn - bn - 1 an दे रखा है ना, दूसरे इक्वेशन से। तो अब क्या किया मैंने इसमें, n को ना अब रखना चालू कर दो 2, तो 2 रखा तो a2 बना, 3 रखो तो 4 रखा तो ये बना। ऐसा मैं करता जा रहा हूँ n तक, n रखा तो मेरे पास an आ गया, ठीक है। an मैं लिख भी सकता हूँ, an = 2n - 1, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो ये सबको, तो b2 से ये उड़ा, ये इससे उड़ा, ये इससे उड़ा, ये इससे कहीं उड़ेगा, तो bn - b1 = a2 + a3 + a4 an bn। अब b1 को वहाँ ले जाओ तो b1 a1 के बराबर है, तो a1 + a2 + a3 लिखा है, ऐसा an तक। अब a1 क्या है, दिस इज़ 1 + 3 + 5, है ना, अप टू n ऑड नेचुरल नंबर। इसका सम क्या होता है, n² होता है, तो bn हमारे पास n² आ गया, an हमारे पास था 2n - 1, तो an.bn मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2n³ - n² हो जाएगा। सिग्मा कर दो दोनों साइड, n = 1 से 15 तक, तो कितना हो जाएगा 2 15 × 16/2 का होल स्क्वायर माइनस अब n², तो n + 1 × 31/6 आता है, तो ये कितना हो जाएगा
15 इंटू 16 240, 240 का स्क्वायर 576 अपॉन 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको वो कर लो 240 इंटू 31, ठीक है, अपॉन 6, तो 40 इंटू 31, सही लिखा है ये, 40 इंटू 31, ये कितना आ जाएगा 28800 माइनस 1240, ठीक है, इसमें से 1000 घटाओ तो 27800, 27800 में से 200 घटा दिया, 27600, 27560, 40 और घटा दिया तो 27560, ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एफ एक्स डिफाइन कर रखा है मॉड ऑफ 4x² माइनस 8x प्लस 5, अगर x इस इंटरवल में, ठीक है, तो एफ एक्स को मैं लिख ही लेता हूँ, है ना, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका मॉड दे रखा है इफ़, ये कंडीशन, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, ठीक है, अगर 8x² माइनस 6x प्लस 1 लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो आप मॉड हटा दो, मॉड का मतलब है नहीं इधर पे कुछ भी, ठीक है। अच्छा इंटरवल सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो, 8x² माइनस 6x प्लस 1, तो 4 और 2 में स्प्लिट हो रहा है, तो 8x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है ना, तो आप 4x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, सॉरी 2x माइनस 1 आएगा, -1 2x माइनस 1, ठीक है, तो x आपका यहाँ से आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1/4 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, ठीक है, तो आप इसको प्लॉट कर लो, है ना, इस ब्रांच को प्लॉट कर लो, उसका इंटरवल ये है ना, तो उसको मैं प्लॉट करता हूँ अभी, यहाँ मान लिया मैंने क्या 1/4 1/2 और ये 1 है ना। अच्छा इस फंक्शन का मिनिमा आ रहा है x इक्वल टू 1 पे, तो ग्राफ इसका टेंटेटिव ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, ये पूरे फंक्शन का वो है ग्राफ, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो 1 पे इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा हाफ पे कितना है, हाफ पे आप वैल्यू देखोगे तो हाफ पे वैल्यू इसका आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2, ठीक है, और 1 यहाँ पे, और 1/4 पे वैल्यू कितना आ रहा है 3/4 9/16, 9/4 प्लस 1 13/4, यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 13/4। अब ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो ये जो रेड से बना रहा हूँ ना, ये और हाफ से, ठीक है, ये ऊपर वाली ब्रांच है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, वो ये ऊपर वाली ब्रांच है, ठीक है। अभी हमें 1/4 से हाफ के बीच का ग्राफ नहीं पता है, ठीक है, तो ये जो लिखा है, ये चीज़ लिखा है, इसका मतलब है x बिलोंग टू 1/4 से हाफ, है ना। तो आप देखो क्योंकि ये GIF है, देखो यहाँ पे 13/4 है, 13/4 के जस्ट नीचे जाओगे तो
13/4 इज बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 पॉइंट कुछ आएगा। जब 13/4 से थोड़ा सा कम ले लोगे तब भी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आएगा। तो 3 अगर मैं मान लूँ यहाँ पे है तो यहाँ पे वैल्यू इतना आएगा, फिर वो कुछ देर तक 3 ही रहेगा और कभी ना कभी तो वो 2 पे जाएगा। जब वो 2 पे जाएगा, जैसे आप देखो हाफ पे इसका वैल्यू 2 है, हाफ पे वैल्यू इसका 2 है, हाफ से थोड़ा कम x जब आप लोगे तब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन उसका GIF तो 2 ही होगा। तो ये ग्राफ यहाँ तक ऐसा जाएगा ये, और यहाँ पे हॉलो था, यहाँ पे भी ये हॉलो है। तो जो ग्राफ है ना वो आपका ये रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ वो आपका ग्राफ है, ठीक है। देखो ये आपका ग्राफ बन गया, है ना। इसको अगर हम और जूम करें तो देखिए ये आपका ग्राफ है ना। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये सॉरी ये 3 है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और ये 2, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट इन आर वेयर एज ए एफ इज़ नॉन डेरिवेबल। नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, एक तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1/4 पे, फिर कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, नॉन डेरिवेबल क्योंकि कंटिन्यूस भी नहीं है। तो ये कोई पॉइंट होगा, x2 बोल दो, तो x इज इक्वल टू 1/4 x2, और नॉन डेरिवेबल यहाँ भी नहीं है इस पॉइंट पे क्योंकि शार्प टर्न आया ना, और x इज इक्वल टू हाफ पे। तो कुल मिला के 3x की वैल्यूज़ है ना। 3 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कुछ दे रखा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 33 टाइम्स ऑफ लिमिट ऑफ दिस, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 का पावर k माइनस 1 अपॉन n का पावर k+1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है n के कितने टाइम्स है, ये कुल n टर्म्स है, तो n के कितने बार ऐड हो रहा है, n टाइम ऐड हो रहा है, तो n² k हो जाएगा, और 1 + 2 + 3 ऐसा n+1/2, ठीक है। ये हो गया। यही चीज़ n+1 k-1 अपॉन n k+1, मैं क्या करता हूँ n² बाहर ले लेता हूँ, n² बाहर ले लूँगा तो ये यहाँ पे ऐसा बन जाएगा इधर, और ये बन गया k+1+1/n, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस n को इससे डिवाइड कर दिया क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है, तो 1+1/n पावर k-1 k+1+1/n/2, ठीक है। तो अब ये तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 का पावर कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो ये तो 1 हो गया, और ये k+½ हो गया, तो k+½ हो गया ये। अब ये उसने क्या दे रखा था, 33 टाइम्स ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n का पावर k+1, और इसको अगर मैं सिग्मा फॉर्म में लिख दूँ तो हो जाएगा r1 से n तक गया r का पावर k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n यहाँ ले लिया, 1 अपॉन n, एक n यहाँ ले लिया, एक n अंदर कर दिया, तो r का पावर k अपॉन n का पावर k, ठीक है। बेसिकली ये r अपॉन n का पावर k हो गया।
ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट 33 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा है एक तरह से 0 से 1 x का पावर k dx लिखा है ना, तो ये आपका हो गया 33 टाइम्स ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन k+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आ गया, k+1 इंटू 2k+1 66 आ गया, तो 6 इंटू 11 है ना, तो k5 दिख गया क्या, k5 आ जाएगा है ना, तो k आपका 5 आ गया, ये आपका आंसर है। नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल हमें दे रखा है b 2px माइनस y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस py इज इक्वल टू 4p दे रखा है। ठीक है, देन द स्लोप m ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अच्छा सर्कल है ना ये, तो इस सर्कल का हमें सेंटर पता है क्या हो जाएगा, 1 कॉमा माइनस एफ, तो सेंटर हो जाएगा अपना 1 कॉमा माइनस एफ। ठीक है, ये और डायामीटर भी दे रखा है, तो डायामीटर को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़, सेंटर। तो आप काम करो, इसको p से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो, तो 2x p² प्लस 1 इज इक्वल टू 5p हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सेंटर जो है 1 कॉमा माइनस एफ है, तो आप x के जगह यहाँ 1 रख दो, तो 2p² माइनस 5p प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, तो 2p² माइनस 4p माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2p p माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो p आपके पास 2 हो गया या हाफ हो गया। अच्छा ठीक है, तो p अगर 2 हो गया तो देन द स्लोप। ठीक है, अच्छा इस पैराबोला को ऐसे लिख लो पहले तो। ठीक है, अब जो स्लोप होता है पैराबोला का, स्लोप कह रहा हूँ, जो टेंजेंट होता है उसका क्या इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m², तो a² तो इस केस में 1 है, a² m² माइनस b² होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया, p हमें 2 मिला था। ठीक है, तो अब p 2 मिला ना अगर, तो अब y निकाल लो। ठीक है, तो p इज़ इक्वल टू 2 के लिए अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, p इज़ इक्वल टू 2 के लिए p को अगर मैं 2 रख दूँ इसमें, तो 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास y 3 आ जाएगा क्योंकि x 1 था, तो इस केस में जब p 2 है तब सेंटर 1,3 है, और जब यहाँ पे p इज़ इक्वल टू हाफ के लिए मैं सॉल्व करूँ, तो हाफ अगर मैं रख दूँ तो 2x प्लस वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा, तो 1,0 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो अब दो केस बन गए आपके पास, या तो सेंटर 1,0 है 1,3 है। 1,0 अगर मैं रख दूँ, ठीक है, सेंटर से क्योंकि पास हो रहा है ना टेंजेंट, तो इस लाइन को 1,0 सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक काम करो, इसमें 1,0 सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, तो 1,0 आप सेटिस्फाई कराओगे तो 0 इज इक्वल टू m प्लस माइनस m² माइनस 3। अब यहाँ से तो सोल्यूशन आएगा नहीं, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक सोल्यूशन है, तो वो तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं आया। अच्छा केस 2 ले लेते हैं, 1,3 ले लेते हैं, तो 3 इज इक्वल टू m प्लस माइनस m² माइनस 3, तो m² माइनस 3 क्या हो जाएगा, m माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -6m
ठीक है, 9 12, तो m यहाँ से आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, 6m इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो m2 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। द सम ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल दैट टच द पैराबोला दिस एट पॉइंट 8/5, 6/5 एंड द वाई एक्सिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा, तो आप देखिए ये इस तरीके का पैराबोला है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, 8/5, 6/5 कहीं यहाँ रहा होगा, ये इसको ऐसे टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक टच करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया ये 8/5, 6/5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप जैसे 75x² इज इक्वल टू जो भी दे रखा है ये 320y माइनस 192 है ना। टेंजेंट मतलब ये स्लोप निकाल लेता हूँ m इसका, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इज इक्वल टू 320 dy/dx। ठीक है, तो आपके पास dy/dx कितना आ गया, 15/32x आ गया। अब इस पॉइंट पे मतलब 8/5, 6/5 पे, ठीक है, एट पॉइंट 8/5, 6/5 कितना आ जाएगा, x के जगह आप रख दो 8/5, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 हो जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप अगर 3/4 हो जाएगा, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसके लिए कितना हो जाएगा, m' लिख दूँ अगर मैं, -4/3 हो जाएगा, जो कि tan थीटा है इसके लिए। tan थीटा -4/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, tan थीटा अगर -4/3 हो जाएगा, तो cos थीटा आपके पास -3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसको मान लो, इतने लेंथ को r मान लो। ठीक है, इसको भी r मान सकते हो, है ना। मैंने क्या किया, ये पॉइंट मुझे पता है ना, मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अब लिख दूंगा इनका, सेंटर का। ठीक है, तो पहले मैं नीचे वाले का अगर लिखने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि ये पॉइंट तो है 8/5, 6/5 है ना। तो आप x कोऑर्डिनेट लिख दो, इसका x कोऑर्डिनेट लिख दो, कितना आ जाएगा 8/5 है ना, और प्लस r cos थीटा। ठीक है, तो प्लस r cos थीटा -3/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखो ना, ये x कोऑर्डिनेट इस r की तो बराबर होगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8/5 इज इक्वल टू 8r/5। तो r यहाँ से आपके पास 1 आ गया, तो एक सर्कल का आपके पास रेडियस 1 आ गया। ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ r1 1 आ गया। अच्छा, सिमिलरली जैसे हम आगे गए वैसे पीछे भी जा सकते हैं, है ना। हालांकि इस केस में उल्टा है, इसमें हम अभी पीछे गए थे क्योंकि ये माइनस साइन है ना। अभी आगे जाएंगे तो -r लेंगे। तो अगर मैं दूसरा केस लूँ, तो 8/5 -r इंटू कॉस थीटा -3/5, ये अगेन आपका r हो जाएगा, है ना। तो 8/5 इज इक्वल टू r -3r/5, है ना। तो यहाँ से r आपके पास 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से r2 आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है,
सम ऑफ डायामीटर पूछा है तो सम ऑफ रेडियस 5 है तो सम ऑफ डायामीटर 10 हो जाएगा, 10 आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x-2, ये लाइन दे रखा है। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ कॉस इनवर्स 2/27 का अंडर रूट विथ प्लेन। ठीक है, द इमेज ऑफ पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें काम करो ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, किसके अलॉन्ग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग होता है। तो अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को मैं ए वेक्टर लिख दूँ और इसको अगर मैं बी वेक्टर लिख दूँ, ठीक है, तो ए वेक्टर इस लाइन के, या छोड़ो ए वेक्टर बी वेक्टर छोड़ो, इसको L1 L2 बोल दो, L1 बोल दिया इसको L2 बोल दिया। तो L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 0 1 1, और L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 2 1। ठीक है, अब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग होता है ना। तो आई जे के 0 1 1 2 2 1। ठीक है, ले लो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई हो जाएगा 1 माइनस आई कैप, अब जे हो जाएगा +2 j कैप, है ना, और के का हो जाएगा -2k कैप, है ना। अब क्योंकि डायरेक्शन से मतलब है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव साइन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये डायरेक्शन हमारे पास आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, अच्छा, प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax - y - z = 0। अब क्योंकि ये प्लेन का इक्वेशन है, इसके नॉर्मल वेक्टर अगर मैं लिखूं तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, है ना, नॉर्मल के अलॉन्ग। अब आपको ये पता होगा कि जो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन P है, इस हमें ये लाइन पता है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला लाइन है ना, इसको मैं लिख देता हूँ आई कैप -2j कैप +2k कैप, ये हमें पता है। और नॉर्मल हमें पता है, नॉर्मल जो कि ये है एन वेक्टर। ठीक है, उसने बोल रखा है कि ये एंगल दिया है उसने, तो ये क्या हो जाएगा, ये π/2 - थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, ये निकाल लो ये एंगल, है ना। तो cos π/2 - थीटा क्या हो जाएगा, हाँ, इनका, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लो, तो a + 2 - 2, a + 2 - 2 का मॉड अपॉन इनका वो क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा a², ठीक है, +2, और इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 3। ठीक है, और ये दे रखा है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इन लोगों ने दिया है क्या, कॉस थीटा दे रखा है √2/27। ठीक है, तो साइन थीटा कितना रहा होगा, 5/√27, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/√27, 3√3 लिख दिया, ये इससे कट गया, तो मॉड a = √3 वहाँ गया, और ये 5a² + 2, तो 3a² स्क्वायर कर दिया, 25a² + 50। ठीक है, तो a² आ गया -50/22। ठीक है, अब ये तो गलत लिखा है, तो रबिश है ना ये, तो सवाल ही गलत है, बोनस सवाल था ये। ठीक है, तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 25 जुलाई शिफ्ट 1 का 2022 का जो मैथ्स का पेपर था। ठीक है,
लेंदी पेपर था थोड़ा, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। ओके।